हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो क्वेश्चंस कर रहे हैं और क्वेश्चंस ही करेंगे। पेपर काफ़ी पास आ गया, अब 4-5 दिन बचा है आपके पास। पढ़ लो जितना पढ़ना है। होली थोड़ा कम खेलना है ना, पढ़ाई ज़्यादा करना है। पेपर होली फिर आ जाएगा अगले साल, नहीं तो होली खेलोगे तो पेपर फिर आ जाएगा अगले साल, है ना। तो इसीलिए थोड़ा पढ़ लेना है, अभी होली आते रहेगा, ठीक है। होली खेलो, लिमिटेड है ना, ये पेपर है भी इसलिए। चलिए तो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। 2 स्टूडेंट्स आर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स विथ आइडेंटिकल 100 ग्राम मास सिंपल पेंडुलम, each raising the bob 5 meter above the mean position. The graph depicting the relation between distance from the mean position and velocities presented in the diagram ये दिया हुआ है। तो पहले आप थोड़ा सिंपल पेंडुलम की कहानी समझ लो, है ना, फिर ये क्वेश्चन बाकी समझ आएगा आगे। तो वो थोड़ा समझा दे रहे हैं। तो पहले समझ लो, ये ऐसे करके, ये कोई सपोर्ट से ये सिंपल पेंडुलम ये ऐसे सस्पेंडेड है, ठीक है। ये बॉब और ये पेंडुलम, ठीक है, ये पूरा सिस्टम पेंडुलम। ये जहां पे है इसको अभी क्या दो, ये मीन पोजीशन पे है। देखो, मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है जहां पे कोई सिस्टम स्टेबल हो, इक्विलिब्रियम में हो, उस पे नेट फोर्स 0 लग रहा हो, एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन 0 हो। ये वाला सिनेरियो सारा मीन पोजीशन के लिए है ना। तो ये कह रहे हैं अभी ये बॉब मीन पोजीशन पे है। इसको अब आप हल्के से पुश करके, जैसे झूले को आप पुश करके लेके आते हो, इसको यहाँ पे आप पुश करके यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा उठा के यहाँ से यहाँ पे लेते आए। ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, है ना, एक्सट्रीम पोजीशन। उसी तरह से ये इधर भी जब आएगा मूव करते हुए, तो इधर भी इसका ये क्या है, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। तो वो राइट एक्सट्रीम, ये लेफ्ट एक्सट्रीम, है ना। झूले में होता है ना, एक बार आगे जाता है, पीछे भी फिर उतना ही जाता है, नहीं। तो 2 एक्सट्रीम पोजीशन होता है। झूला जहां सेंटर पे है वो मीन, और आगे गया एक्सट्रीम, पीछे भी गया एक्सट्रीम। तो वही वाली सेम कहानी यहाँ पेंडुलम वाली है, ठीक है। कुछ बात आपको ध्यान रखना है फिलहाल अभी के लिए। मीन पोजीशन पे ये जब मोशन हो रहा होता है ना, ये जब मोशन हो रहा होता है पेंडुलम का, झूले का, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होता है, ठीक है। मीन पोजीशन पे एम फॉर मीन, एम फॉर मैक्सिमम। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होता है मैक्सिमम, मीन पे, ठीक है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे यहां पे होता है वेलोसिटी 0, है ना। जब आप ऐसे झूले को ऐसे धक्का देते हो तो वो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जब पहुंचता है, तो जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच जाता है तो वहां पे मोमेंटरली थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी 0 होता है, रुक के आता है फिर वापस से, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है, इसलिए आना तो है ही, लेकिन रुक के आता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे फॉर अ वेरी मोमेंटरली कह सकते हो वेलोसिटी 0 होता है, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। ये पहले आपको बात क्लियर ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये मीन पोजीशन से ये बॉब जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो मैक्सिमम हाइट ये कितना ऊपर उठ रहा है। तो मीन पोजीशन पे अगर इसको हम कह दें कि ये मीन पोजीशन पे ये वाला पोजीशन को अगर हम कह दें रेफरेंस है ना, यहीं से जो भी मेजरमेंट लेना है यहीं से लेंगे। तो ये मीन पोजीशन से ये जो बॉब है ये कितना ऊपर उठा, ये कह रहा है, ये कितना ऊपर उठा, ये 5 मीटर ऊपर उठा है, यही कह रहा है। यही है आपका हाइट एच, है ना, जो एच कहते हो। तो ये रेफरेंस से ये बॉब जब एक्सट्रीम पे गया तो कितना ऊपर उठ गया है, 5 मीटर, है ना। ये यहां से कितना ऊपर उठ गया है, 5 मीटर, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, 5 मीटर ऊपर उठा है। ये पहले सारी बात क्लियर हो गई, मीन एक्सट्रीम ये सब समझ में आ गया। एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन क्या है, ये सारा समझा दिए। बॉब का मास दे रखा है ना, मास दे रखा है, एक और डेटा 100 ग्राम, इसको केजी में बदल लो, 100/1000, तो ये हो गया 1/10 kg, यानी कि
1 kg। ठीक है, मास भी हो गया। तो ये ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी और डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशंस के रिस्पेक्ट में, है ना। मीन पोजीशन से डिस्टेंस कितना गया और वेलोसिटी, इसके बीच में ग्राफ दिया हुआ है। तो देखो पहला ग्राफ वही बता रहा है, ये एक्सट्रीम पोजीशन ये वाला, और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन ये वाला, और ये है मीन पोजीशन, है ना। मीन पे देखो वेलोसिटी सबसे ज्यादा है 10 मीटर पर सेकेंड, दिख रहा है यहाँ। मीन पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा है 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सट्रीम पे देखो वेलोसिटी 0 है ना, दिख रहा है। एक्सट्रीम पे यहाँ पे और यहाँ पे, ये देखो ये इसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 है, देखो वही ग्राफ बनाया हुआ है, ये एक्सट्रीम पे 0, फिर धीरे धीरे ऊपर यहाँ मीन पे मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। यहाँ मीन पे मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे ये एक्सट्रीम पे आया तो फिर 0 हो गया, है ना। ये ग्राफ ऐसे बना के बताया है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, ये पहले इतनी बात समझ में आ गई। ये भी उसी तरह से है। तो पहले केस में स्टूडेंट 1 वाले में ये दे रखा है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डेमोन्स्ट्रेट यूजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन दैट पाथ फॉलोड बाय स्टूडेंट 1 इज डिवॉइड ऑफ फ्रिक्शन। मतलब कह रहा है जो पाथ स्टूडेंट 1 फॉलो किया है उसमें फ्रिक्शन अब्सेंट है, फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो फ्रिक्शन नहीं है ये हम कैसे चेक करेंगे? सबसे आसान तरीका, जब आपको कुछ समझ में ना आए किसी सिस्टम में क्या करना है, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, है ना। तो देखो जितना एनर्जी मीन पोजीशन पे है उतना ही एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ यानी कि तब फ्रिक्शन है और कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी मीन पोजीशन पे जितना है उतना ही टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पे होना चाहिए, तभी ये कंफर्म होगा कि कोई फ्रिक्शन नहीं है। क्योंकि फ्रिक्शन अगर रहेगा तब थोड़ा एनर्जी का लॉस होगा, है ना। तो जितना एक्सट्रीम पे बने दिखेगा आपको टोटल एनर्जी, उतना मीन पे नहीं दिखेगा। जितना मीन पे दिखेगा उतना एक्सट्रीम पे नहीं दिखेगा, थोड़ा फ्रिक्शन की वजह से लूज हो जाएगा एनर्जी ओवरकम करने में फ्रिक्शन को। तो चलिए एनर्जी कंजर्वेशन देख लेते हैं। तो एक्सट्रीम पे, है ना, एट एक्सट्रीम, पहले एक्सट्रीम पे देख ले एट एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो एक्सट्रीम पे बताए हैं वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m0 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh, मास है 0.1, g है 10, हाइट है 5, तो ये हो गया 5 जूल। तो टोटल एनर्जी, यही तो होता है कि ये सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा 0 + 5 जूल यानी कि 5 जूल। ये एक्सट्रीम पे आ गया। अब हम मीन पे चेक कर लेंगे, अगर यही आया तो समझ लेंगे कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो फिर फ्रिक्शन आ रहा है। तो मीन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0। मीन तो रेफरेंस है, रेफरेंस से ऊपर उठा ही नहीं, एच है ही नहीं, एच क्या है 0। कुछ ऊपर उठेगा तब ना एच का वैल्यू लेंगे रेफरेंस से, मीन तो रेफरेंस पे ही है, 0 है एच है ही नहीं, तो mg × 0 आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ये क्या होगा, हाफ mv², और ये दे रखा है हाफ m0.1 और v का यानी कि 10 का स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा, हाफ 0.1 × 100, तो ये डेसिमल हटाएंगे, 1 0 जाएगा, 2 5 जा 10, ये 5 जूल। तो यहाँ पे भी टोटल एनर्जी आ गया 0 + 5 जूल, और ये 5 जूल ये आ गया। तो जितना एनर्जी मीन पे है उतना ही एनर्जी एक्सट्रीम पे है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन रहता तो थोड़ा एनर्जी का लॉस होता। तो पहला स्टेटमेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन से दिखा दिए, पाथ फॉलोड बाय स्टूडेंट 1 इज डिवॉइड ऑफ फ्रिक्शन सिंस एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, तो ए ठीक है, डिवॉइड ऑफ फ्रिक्शन है, ये बात बिल्कुल सही है। अब आगे है, डज द सिचुएशन इन्वॉल्विंग स्टूडेंट 2 का क्या है, इसका 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है मीन पे, है ना, 10 से थोड़ा कम। ठीक है, तो कह रहा है एग्जिबिट अ ब्रीच ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ब्रीच का हिंदी मीनिंग क्या होता है, ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन, है ना, पालन ना करना। तो क्या एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन, जिसको आप कहते हो, वायलेशन कर रहा है क्या, फॉलो नहीं कर रहा है क्या? ब्रीच का मतलब यही होता है, पालन ना करना, फॉलो ना करना।
तो स्टूडेंट 2 वाला जो सिचुएशन है, तो क्या उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं हो रहा है क्या, ये पूछा है। तो देख लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा के। तो ये स्टूडेंट 2 के लिए, तो स्टूडेंट 2 के लिए मीन पे देखें, मीन पे पहले तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी का स्क्वायर, वी कितना है 8 का स्क्वायर है इस बार, तो ये कितना होगा हाफ इंटू 0.1 इंटू 64, तो 232 और डेसिमल है तो 3.2 जूल। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा एम जी एच, एच तो है ही नहीं मीन पे, तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गया है ना। अब एक्सट्रीम पे आ जाए, एक्सट्रीम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, एक्सट्रीम पे तो वी 0 होता है तो ये 0 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, एक्सट्रीम पे होगा मास 0.1 जी 10, दोनों केस में बोल रहा है 5 मीटर ऊपर उठ रहा है, ये यहाँ पे 5, तो ये 5 जूल। तो एक्सट्रीम पे यहाँ पे पहले मीन पे टोटल एनर्जी देख लें, ये 3.2 प्लस 0 यानी कि 3.2 जूल, और एक्सट्रीम का टोटल एनर्जी देख लें, ये 0 प्लस 5 जूल, ये आ गया 5 जूल, है ना। तो यहाँ पे देखो जितना एक्सट्रीम पे एनर्जी है उतना मीन पे नहीं है ना, मीन पे उतना नहीं है, 3.2 है, मतलब आते आते थोड़ा वेलोसिटी कम हुआ है, 10 होता तो फिर 5 आ जाता, लेकिन अभी 8 हो गया है। तो कैसे वेलोसिटी कम हो गया, मतलब एनर्जी थोड़ा लूज किया है ना, थोड़ा फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में एनर्जी गया। स्टूडेंट 2 का पाथ जो है वो फ्रिक्शन वाला है, फ्रिक्शन से भरा हुआ है ना। तो वायलेट तो नहीं कर रहा है ना, बोल रहा है ब्रीच कर रहा है, क्या ब्रीच नहीं कर रहा है। 5 जूल एक्सट्रीम पे था, 3.2 जूल मीन पे है, तो कितना जूल फ्रिक्शन को ओवरकम करने में चला गया बताओ, 5 जूल माइनस 3.2 जूल, यानी कि 1.8 जूल, इतना एनर्जी गया टू ओवरकम फ्रिक्शन, ओवरकम फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन को ओवरकम करने में खर्च हो गया इतना एनर्जी, तो वायलेट तो नहीं हुआ। 5 था है ना, टोटल एनर्जी तो उतना ही रहा, 5 था, 1.8 फ्रिक्शन को ओवरकम करने में गया और 3.2 फिर मीन पे है, तो टोटल हो तो गया 5, है ना। तो इस बार फ्रिक्शन है ना, स्टूडेंट 2 के रास्ते में फ्रिक्शन है, प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन है इस बार। स्टूडेंट 1 की तरह नहीं, फ्रिक्शन नहीं है कि 5 जूल एक्सट्रीम पे 5 जूल मीन पे, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे 5 जूल एक्सट्रीम पे है तो 3.2 ही मीन पे है, यानी कि एनर्जी थोड़ा कम हो गया है मीन पे, वेलोसिटी कम हो गया है ना, फ्रिक्शन की वजह से, है ना, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से थोड़ा उसको धीमा कर दिया, है ना। तो ये आपको आंसर करना है, तो ब्रीच नहीं हो रहा है ना। तो सिचुएशन इन्वॉल्विंग स्टूडेंट टू एग्जिबिट अ ब्रीच ऑफ लॉ, तो नो ब्रीच ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नो ब्रीच ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, कोई ब्रीच नहीं है, कोई वायलेशन नहीं है, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में एनर्जी जा रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पे काफी बात हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो दे रखा है सर्किट डिपिक्टेड इन द फिगर इज एम्प्लॉयड टू स्टडी द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ने के लिए एक सर्किट दिख रहा है आपको, ये आमीटर है, ये बैटरी है, ये वोल्ट मीटर पैरेलल में है, और ये कुछ नया तरह से रजिस्टर को डिजाइन किया है इस बार, उसी को पढ़ रहे हैं अभी। रेदर देन एम्प्लॉइंग अ कन्वेंशनल रजिस्टर लगाने की बजाय, ऐसा होता है ना ऐसा वाला, ये लगाने की बजाय क्या लगाया है, एक ग्लास ट्यूब ऑफ लेंथ L, वो दिखा रखे हैं फिगर में, ये ग्लास ट्यूब है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक क्रॉस सेक्शन किसको कहते हैं इसको, है ना, ये वाला जो होता है यही होता है क्रॉस सेक्शन, विच इज हाफ फिल्ड विथ मरकरी ऑफ रेजिस्टिविटी D, रेजिस्टिविटी D है, रो नहीं है, रो जनरली होता है, यहाँ D है, मरकरी से आधा भरा हुआ है। इज कनेक्टेड टू द सर्किट वायर 2 इलेक्ट्रोड्स, E1 एंड E2 इलेक्ट्रोड से जोड़ा हुआ है सर्किट को। These electrodes are connected to battery with an EMF of E, EMF E है बैटरी का, और इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो प्रोवाइड करना है आंसर इन टर्म्स ऑफ A, I, D एंड E। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी इन द ट्यूब, है ना,
तो वो हम ट्यूब बना रहे हैं सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। वो ट्यूब वाला पार्ट आप देखो, बस ये ट्यूब बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये E1 और यहाँ पे ये E2 है ना, ये इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है, बाकी उधर ये बैटरी से, ये सब बाद में समझ लेंगे। हमको रेजिस्टेंस निकालना है, इसका लेंथ L है, इसको आप रेजिस्टर की तरह ट्रीट करो, है ना। रेजिस्टर की जगह ही ये सब लगा के रखा है, रेजिस्टर का वो कंडक्टर होता है ना, उसका लेंथ L है ना। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये A पूरा, ठीक है। और इसका रेजिस्टिविटी D है, रेजिस्टिविटी रो की जगह D यूज किया है, ठीक है। अब ये मरकरी से हाफ फिल्ड है, किससे फिल्ड है? मरकरी से ये आधा भरा हुआ है, ये आधा, ये हाफ फिल्ड है, ये जो है ये हाफ फिल्ड है। मतलब ये A/2 क्रॉस सेक्शन तक ही भरा हुआ है, ठीक है। मतलब ये A/2 पूरा क्रॉस सेक्शन A है ना, उसका आधा नीचे वाला ही आधा ही भरा हुआ है मरकरी से। A/2 क्रॉस सेक्शन ही मरकरी से भरा हुआ है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी इन द ट्यूब पूछा है। मरकरी जब आधे में भरा हुआ है तो आधे की कहानी से समझेंगे, आधे की कहानी की बात होगी। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस आप लोग पढ़ रखे हो, ये होता है रो L/A, यही होता है। और क्या होता है? रो यहाँ पे D लेना है, रेजिस्टिविटी D, लेंथ तो L, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लेंगे? A नहीं, पूरा नहीं भरा हुआ है मरकरी, जितना भरा हुआ है उतने में तो रेजिस्टेंस की बात होगी। तो A/2 है, तो A/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2DL/A, ठीक है। क्लियर है? रेजिस्टेंस आ गया। अब है आमीटर रीडिंग। तो आमीटर रीडिंग कैसे आएगा? आमीटर क्या रीड करता है? करंट रीड करता है। तो ओम्स लॉ से हमको पता है V = IR, तो I क्या हो जाएगा? V/R होगा कि नहीं? यही होगा। और देखो R अभी आप निकाल चुके हो, कितना? 2D, कितना है R अभी? 2DL/A, 2DL/A, तो A को ऊपर कर दें, VA/2DL। अब यहाँ पे देखो EMF वाला इंटरनल रेजिस्टेंस आप लोग पढ़ रखे हो, हम भी पढ़ा रखे हैं चैनल पे। वो होता है टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू होता है, टर्मिनल वोल्टेज है ना, ये होता है E-IR, है ना। R स्मॉल सॉरी, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला ये स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे बोल रहा है नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो इसको हटाओ, ये टेंड्स टू 0, खत्म करो इसको। तो यानी कि टर्मिनल वोल्टेज EMF के बराबर है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो है कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा चार्ज के फ्लो में, है ना। तो जितना EMF दे रहे हैं उतना हमको वोल्टेज मिल जा रहा है वोल्ट मीटर में, है ना। और क्वेश्चन बोल रखा है कि AE/ID ये सब के टर्म्स में आंसर करने, तो V को E से रिप्लेस कर दे रहे हैं बस। तो I = लिखेंगे EA/2DL, तो इस V को रिप्लेस कर दिए E से, ठीक है। I = EA/2DL, ये हो गया आमीटर रीडिंग। यही करंट का रीडिंग, यही आमीटर तो ये रीड करता है ना, करंट, यही हो गया आमीटर रीडिंग EA/2DL। वोल्ट मीटर रीडिंग, तो वोल्ट मीटर रीडिंग तो अभी आ गया, ये V = E, ये आ गया C पार्ट का आंसर, ये आ गया B पार्ट का आंसर, है ना, ठीक है। वोल्ट मीटर रीडिंग तो यही हो गया, EMF के बराबर, E के बराबर हो जाएगा वोल्ट मीटर रीडिंग, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, जितना EMF आएगा उतना वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। Which of the measurements are altered when the tube is entirely filled with mercury? जब मरकरी इस पूरे ट्यूब में भर दिया जाएगा, पूरा ये जो खाली छोड़ दिए थे अभी, इसमें भी ये मरकरी भर दिया जाएगा, तो क्या होगा? तो चेंज आएगा। हमको अब पूरा क्रॉस सेक्शन लेना होगा, नहीं अब आधे में नहीं है, पूरे में भर दिए, तो ये जो पूरा A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पूरा लेना होगा। तो क्या क्या बदल जाएगा बोला है वही क्वेश्चन में। सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाले थे, तो देखो वही बदल जाएगा, DL/A होगा, A/2 अब नहीं होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूरा भर दिए हैं, तो पूरा लेना होगा A, तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। वोल्टेज तो E के ही बराबर है, इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये नहीं बदलेगा। करंट बदल जाएगा, है ना। करंट क्या होता है? V/R, और V को E के बराबर लिए हैं, और R है DL/A। तो यहां से देखो आप 2 फैक्टर गायब हो गया, है ना।
टू फैक्टर जो है यहाँ पे आया था ना अमीटर रीडिंग में, ये देखो ये टू फैक्टर यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये एरिया हाफ नहीं है, अब एरिया फुल है। तो दो चीज पे फर्क पड़ेगा, दो चीज चेंज हो जाएगा। क्या क्या? रेजिस्टेंस, ये आपको आंसर करना है डी में, रेजिस्टेंस एंड आमीटर रीडिंग विल चेंज, आमीटर रीडिंग विल बी अल्टर्ड। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्वेश्चन। विल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ हॉलो स्फेयर filled half with mercury and half with oil will be identical to that of an empty hollow sphere। तो देखो दो सिनेरियो है, एक empty hollow sphere है, ठीक है, ये कैसा है? empty, खाली है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला लेक्चर अगर आप नहीं देखो तो देख लो, वो पढ़ा है चैनल पे। तो हॉलो स्फेयर है अगर, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्योमेट्रिकल सेंटर या सेंटर ऑफ द स्फेयर पे कह सकते हो आप, यहाँ पे होता है ना, सेंटर पे। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर, है ना, टेक्निकली कहना यही होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर सेंटर ऑफ स्फेयर पे होता है। हॉलो या सॉलिड के केस में यही होता है। अब यहाँ पे दूसरा बोल रहा है, एक और हॉलो स्फेयर है, लेकिन ये फिल्ड है आधा मरकरी से आधा ऑयल से, है ना, आधा मरकरी से है आधा ऑयल से है। तो देखो मरकरी डेंसेस्ट लिक्विड है, मरकरी का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मरकरी भारी होता है ऑयल से, ठीक है। मरकरी के डेंसिटी की बात करें तो ये लगभग 13,600 होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ऑयल की बात करें तो ये 800 या 900 होता है ना, 800 या 900 आप कंफर्म कर लोगे थोड़ा, ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है, पानी से थोड़ा कम होता है ऑयल का। तो देखो जो डेंसिटी जिसका ज्यादा है, जो ज्यादा भारी है, वो कहाँ रहेगा? नीचे, और हल्की चीज कहाँ रहेगी? ऊपर। तो डेंसिटी जिसका कम होता है वो ऊपर होता है। आइस का डेंसिटी कम है, वाटर से फ्लोट करता है। ऑयल का डेंसिटी कम है, वाटर से वो फ्लोट करता है। उसी तरह से यहाँ भी मरकरी का डेंसिटी ज्यादा है तो मरकरी होगा नीचे, हाफ फील्ड बोला है ना, तो हाफ फील्ड ये नीचे मरकरी रख देते हैं, ये नीचे क्या है? मरकरी। इसको और ऑयल को दूसरे कलर से दिखा दें, और ऊपर जो आधा भरा हुआ है ये है ऑयल, ठीक है, ये भरा हुआ है ऑयल। तो अब बोल रहा है, ये तो अब सॉलिड स्फेयर हो गया, तो अब बोल रहा है सॉलिड हो या हॉलो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होना चाहिए स्फेयर के केस में। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम लिखे भी हैं और पढ़ाए भी हैं, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक और बात पे डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, है ना। मास कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस बात से भी फर्क पड़ता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। मास डिस्ट्रीब्यूशन जिधर ज्यादा होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर थोड़ा ज्यादा खिसक लेगा, है ना। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मरकरी का ही ज्यादा है। देखो मरकरी के 1 मीटर क्यूब में 13,600 किलोग्राम मास है ऐसा, और ऑयल का 1 मीटर क्यूब में 800-900 किलोग्राम है ऐसा कुछ। तो डेफिनेटली ये अगर हॉलो होता या सॉलिड होता एक तरह के कंटेंट से, या मरकरी पूरा होता, तो फिर सेंटर पे होता, है ना, यहाँ पे सेंटर पे होता। लेकिन ये अलग अलग लिक्विड है और मास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का वेरी कर रहा है। मरकरी का अलग है मास डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल का अलग है, मरकरी का इनफैक्ट ज्यादा है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मरकरी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ये आपको आंसर करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन, एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर फॉर मरकरी कंपेयर टू ऑयल, है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल शिफ्ट टुवर्ड्स मरकरी, ये आपको आंसर करना, रीजन भी दे दिए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सेंटर पे ना होके ना, थोड़ा यहाँ नीचे कहीं कर दो, ये मरकरी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे थोड़ा, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा मरकरी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर पे ना होके, ठीक है। आई बात समझ में? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये दे रखा है सिस्मिक वेव्स बनता है ना जब अर्थक्वेक आता है, तो सिस्मिक वेव्स जनरेट होता है, हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है।
ड्यूरिंग अर्थक्वेक, देखो ये भूकंप वाली बात हो ही गई। वाई आर शॉर्ट लेंथ बिल्डिंग, मतलब जिस बिल्डिंग का लेंथ कम है, मोर प्रोन टू डैमेज, मतलब मोर वल्नरेबल है ना, उसको ज्यादा खतरा है डैमेज होने का, जिसका बिल्डिंग का लेंथ कम है, काउज्ड बाय हाई फ्रीक्वेंसी सिस्मिक वेव्स। तो जिस बिल्डिंग का लेंथ शॉर्ट है, कम है, उसको ज्यादा नुकसान होने का चांसेस है। दैट बिल्डिंग्स आर मोर वल्नरेबल, मोर प्रोन टू डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। तो ये बोल रहा है ऐसा क्यों? तो देखो इससे पहले आपको समझना होगा फ्रीक्वेंसी का आइडिया थोड़ा, है ना। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, है ना। यहां जैसे समझ लो, टाइम पीरियड ये पढ़े हो पेंडुलम का 2π√L/g होता है। टाइम पीरियड को 1/f लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। और इसको जब पलट देंगे तो ये हो जाएगा 1/2π√g/L। तो देखो फ्रीक्वेंसी का ये 2π और g तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन आया नहीं, जो यहाँ पे हम लिख के रखे हैं। यानी कि लेंथ कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि लेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, लेंथ कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा, लेंथ ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम। ठीक है, तो जो बिल्डिंग का लेंथ कम है उसका फ्रीक्वेंसी होगा ज्यादा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, है ना। तो उस बिल्डिंग का नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉर्ट लेंथ बिल्डिंग, शॉर्ट लेंथ बिल्डिंग, आगे लिखिए, आगे की स्लाइड में कोई गैप नहीं दिए, शॉर्ट लेंथ बिल्डिंग विल बी मोर, है ना। नेचुरल फ्रीक्वेंसी शॉर्ट लेंथ बिल्डिंग का ज्यादा होगा। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा और अर्थक्वेक का जो सिस्मिक वेव आ रहा है हाई फ्रीक्वेंसी सिस्मिक वेव है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी जिस बिल्डिंग के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगा तो उसका नुकसान ज्यादा होगा। और शॉर्ट लेंथ बिल्डिंग का नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रहा है, हमको दिख रहा है, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मैच करेगा तो रेजोनेंस, है ना, बहुत एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ऑसिलेशन बहुत तेज हो जाएगा, तो गिर जाएगा, नुकसान होगा, है ना। तो यही होगा कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी शॉर्ट लेंथ बिल्डिंग का ज्यादा होगा इस वजह से। तो होगा क्या, तो होगा कुछ यूं, इधर लिखते हैं, जगह की कमी, है ना, यहां लिखते हैं। तो क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी सिस्मिक वेव और फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्मिक वेव will match with natural frequency of building, क्योंकि दोनों हाई हाई हो गया, है ना, हाई हाई, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाने की संभावना ज्यादा है। तो इस केस में जब फ्रीक्वेंसी मैच करता है तो इस केस में एक घटना होती है जिसको कहते हैं रेजोनेंस। और रेजोनेंस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस इनॉर्मसली। तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा तो हिलने बहुत ज्यादा लगेगा बिल्डिंग, तो गिर जाएगा, फिर नुकसान ज्यादा होगा। ठीक है, ये आपको इसमें आंसर करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट, हिज कौन है भाई, अच्छा जैस, विथ अ सिंगल मूवेबल पुली, बहुत देर के बाद पुली का क्वेश्चन, सिंगल मूवेबल पुली, ठीक है। जैस डिटरमाइंड द एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी एज एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो एक्स क्या है, एफर्ट, वाई क्या है, एम ए मैकेनिकल एडवांटेज, जेड क्या है, एफिशिएंसी, ठीक है। ये सब वो कैलकुलेट कर रहा है, सिंगल मूवेबल पुली पढ़ाए हुए हैं आप लोग, देख सकते हो। सब्सिक्वेंटली आफ्टर लुब्रिकेटिंग, है ना, पुली को फिर लुब्रिकेट कर देता है, थोड़ा लुब्रिकेशन लगा देता है। तो लुब्रिकेशन से क्या होता है, थोड़ा फ्रिक्शन कम हो जाता है ना। थोरोली ही रिकैलकुलेटेड द एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी। तो ये लुब्रिकेशन के पहले था और लुब्रिकेशन के बाद एक्स प्राइम
वाई प्राइम, जेड प्राइम, ये सब है एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी। तो बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द सिनेरियो। तो देखो जब आप लुब्रिकेशन कर दोगे, है ना, पुली को एकदम अच्छा सा एकदम मक्खन की तरह मुलायम कर दोगे लुब्रिकेशन से, तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, है ना। जो पहले फ्रिक्शन था रफनेस की वजह से पुली का, लुब्रिकेशन डालने के बाद स्मूथ हो गया, पूरा चिकना हो गया, बढ़िया वाला एकदम स्लीपरी, एकदम मजे से खींचेंगे और मजे से पुली घूम जाएगा रस्सी उस पे, है ना, कम एफर्ट में, कम एफर्ट में, है ना। एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, इसीलिए तो लुब्रिकेट करते हैं, है ना, ताकि रस्सी जब खींचे तो कम एफर्ट लगाना पड़े, है ना। वो रफनेस से थोड़ा रफनेस कम करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए लुब्रिकेट करते हैं। तो लुब्रिकेशन से यही होगा, एफर्ट कम लगाना पड़ेगा हमको, है ना। तो एफर्ट कम लगाना पड़ेगा तो होना तो ये चाहिए, एफर्ट कम हो जाएगा, यानी कि एक्स प्राइम एक्स से कम हो जाएगा। पहले जितना एफर्ट लगा रहे थे बाद में अब कम लगाना पड़ेगा, लुब्रिकेट कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पे तो दे रखा है एक्स प्राइम ग्रेटर देन एक्स, मतलब ये गलत है, ए नंबर नहीं हो सकता। मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफर्ट के, है ना, लोड बाय एफर्ट। ऐसे भी सोचो आप, एफर्ट जितना कम होगा मैकेनिकल एडवांटेज उतना ज्यादा होगा, है ना, वो मशीन उतना अच्छा एडवांटेजियस होगा हमारे लिए। तो एफर्ट जितना कम मैकेनिकल एडवांटेज उतना ज्यादा, है ना। तो एफर्ट कम हो गया तो मैकेनिकल एडवांटेज बाद में क्या हो जाएगा, ज्यादा, यानी कि वाई प्राइम ज्यादा हो जाएगा वाई से। देखो यहाँ क्या दे रखा है, वाई प्राइम लेस देन वाई, ये बात भी गलत है, तो उल्टा उल्टा दे रखा है जो हम लोग का आ रहा है नहीं। अब बचा एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होता है, जितना आप इनपुट वर्क दिए और आपको आउटपुट वर्क कितना मिला। इनपुट देने से आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, दिस इज एफिशिएंसी। आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100%, परसेंटेज में अगर निकाल रहे हो तो आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100%, दैट इज एफिशिएंसी, है ना। यही होता है आउटपुट वर्क बाय इनपुट वर्क इंटू 100%। तो क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा मशीन का एफिशिएंसी या घट जाएगा। लुब्रिकेट कर दियो, सोचो जरा, है ना, लुब्रिकेट कर दियो, क्या होगा, तो एफिशिएंसी बढ़ेगा, ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। नहीं, अब एनर्जी का लॉस कम होगा, फ्रिक्शन कम हो गया है, फ्रिक्शन की वजह से ही तो एनर्जी का लॉस होता था, तो ज्यादा एफिशिएंसी आएगा, है ना। मशीन ज्यादा आउटपुट वर्क करके देगा, हल्का एफर्ट लगाओगे, लोड आपका कुएं से मान लो रस्सी खींच रहे हो तो बाल्टी ज्यादा ऊपर चढ़ जाएगा, नहीं, कम एफर्ट में। तो एफिशिएंसी बढ़ गया कि नहीं, कम इनपुट वर्क से ज्यादा आउटपुट वर्क आपको मिल रहा है, तो एफिशिएंसी बढ़ गया। तो एफिशिएंसी जब बढ़ गया तो ये होना चाहिए जेड प्राइम ग्रेटर देन जेड, और ये दे रखा है सी ऑप्शन में, ये इस बार हम लोग के हिसाब से चल रहा है ना, सी ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। तो एफिशिएंसी बाद में बढ़ जाएगा, है ना। ठीक है, समझ में आ गया ये। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो इन द डायग्राम बिलो 4 कोन्स आर डिपिक्टेड इच विद द हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर। 4 कोन आपको दिख रहा है ABCD, सबका हाइट 12 सेंटीमीटर ही है, आइडेंटिकल हाइट है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन दे रखा है, डॉट से दिखा रखा है सब में, और एपेक्स पोजीशन से दिखा रखा है। देखो ये जो ऊपर है ना, ये कोना, इसको कहते हैं एपेक्स। ये जो ऊपर है इसको कहते हैं एपेक्स, ठीक है, ये क्लियर है, इसको कहते हैं एपेक्स, इसको बोला जाता है एपेक्स। और ये जो नीचे है इसको बोलते हैं बेस, या ओपन एंड भी कह सकते हो इसको बेस कहते हैं, बेस, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन दे रखा है ऊपर से, एपेक्स से दे रखा है 9 सेंटीमीटर, ये एपेक्स से 8 सेंटीमीटर, ये एपेक्स से 4 सेंटीमीटर, ये एपेक्स से 3 सेंटीमीटर। तो अब बोल रहा है विच ऑफ द कोन इज कंप्लीटली सॉलिड। तो देखो हम उतना चेक करने के दिमाग लगाए, मेरे पास वर्टिकल हाइट 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ये एच का वैल्यू दे रखा है। तो क्या हमको सॉलिड बताना है कोन कौन सा है, तो क्या सॉलिड कोन के लिए हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम है, बिल्कुल मालूम है, ये h/4 होता है फ्रॉम बेस,
बेस से h/4 हाइट पे होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बेस से नीचे से, तो h है 12/4 यानी कि 3 सेंटीमीटर फ्रॉम बेस। तो 3 सेंटीमीटर फ्रॉम बेस और टोटल 12 सेंटीमीटर का है, तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं 3 नीचे है तो ऊपर कितना बचा 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अपेक्स। तो ये एक दिखा था अभी पहले ऑप्शन में 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अपेक्स। देखो ये तो ये बेस से कितना हो गया, बेस से ये हो गया 3 सेंटीमीटर, और कहीं बेस से 3 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ये बेस से कितना है 4, 8 4 12 तभी होगा। ये बेस से कितना है 8, 8 4 12 तभी होगा। ये बेस से कितना है 9, तभी 9 3 12 होगा। तो बेस से 3 सेंटीमीटर ऊपर ये मेरा कैलकुलेशन आ रहा है, और ये पहले वाले में है, ए वाले में 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द अपेक्स में, है ना। तो विच ऑफ द कोन इज कंप्लीटली सॉलिड, तो 9 सेंटीमीटर वाला है ना, ए है ना, ए 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द अपेक्स है ना। 8 वाला तो नहीं है, 4 वाला भी नहीं है, 3 वाला भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 7। तो ये डायग्राम दिया हुआ है 4, आपको दिख रहा है 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक रॉड पे, रॉड ए बी है, ए बी रॉड दिख रहा है, और पाइवटेड है ए पे ए पे पाइवटेड है। पाइवटेड का मतलब समझते हो आप लोग, पाइवटेड, पाइवटेड मतलब फिक्स कर दिया गया है ना। अब उसके अबाउट घूमेगा, जैसे गेट होता है ना, गेट को एक एंड पे फिक्स कर देते हैं, हिंज कब्जा लगा के फिक्स कर देते हैं, उसके अबाउट गेट खुलता लगता है ऐसे, है ना, कुछ दूरी पे वहीं गेट को फिक्स कर दिया जाता है। तो जहां फिक्स करते हैं वो है पाइवोटेड, फिक्स वाला पोजीशन, जहां फिक्स करते हैं उसको, है ना, उसके अबाउट बस घूमेगा, पाइवोटेड पॉइंट के अबाउट। तो बोल रहा है इसमें कौन सा करेक्ट है, तो देखो ये फिक्स है, इसी के अबाउट ये घूमेगा, है ना। ये 40 न्यूटन फोर्स लगा है, ये क्या है, ये जो फोर्स लग रहा है ये है लाइन ऑफ एक्शन, है ना, लाइन ऑफ एक्शन, इस लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये ऐसे फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये इसको घुमा देगा, है ना, ऐसे फोर्स लगेगा तो ये इसको ऐसे घुमा देगा, है कि नहीं। ये देखो ये ऐसे फोर्स लग रहा है तो ये इसको ऐसे घुमा देगा, है ना, क्लॉकवाइज सेंस में। ये कैसा है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है, ये है क्लॉकवाइज। और ये कुछ एंगल पे फोर्स लग रहा है और ये भी कुछ एंगल पे फोर्स लग रहा है। तो देखो इसमें पूछा है कि, पूछा तो नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे फोर्स वगैरह की बात आ रही है, एक फिक्स पॉइंट है और एक जगह फोर्स लग रहा है, तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स वाली बात आ रही है, नहीं टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसी की बात आ रही है। तो हमको ये पता है कि ये जो टॉर्क होता है, ये टाउ, ये होता है R क्रॉस F, है ना, और R है 80 सेंटीमीटर, कितना है 80, उसको मीटर में बदल लें, 80/100 मीटर, और फोर्स है 40 न्यूटन, ठीक है। ये इतना फोर्स लग रहा है। तो ये 0 0, ये 0 0 कट गया, ये आ गया 32 न्यूटन। ये मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स है ना, ये मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स है, ये मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट है, ये मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू है, न्यूटन मीटर होगा, न्यूटन मीटर होगा, आरबी है ना। ये मैक्सिमम टॉर्क है, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स है। तो देखो आप लोग पढ़ोगे थोड़ा और 11th में आ जाओ, जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ोगे दो वेक्टर का, ये R क्रॉस F, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, R और F के बीच अगर 90 डिग्री है, कितना थीटा कितना है 90, किसके किसके बीच, बिटवीन R एंड F, तो टॉर्क होता है मैक्सिमम, है ना। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो ये मैग्नीट्यूड में ऐसे आ जाता है, टॉ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, और थीटा है R और F के बीच का एंगल, तो आर एफ साइन 90, जब 90 डिग्री होता है तभी साइन का वैल्यू मैक्सिमम होता है, साइन 91 मैक्सिमम वैल्यू आ गया साइन के केस में, तो ये 1 हो जाता है, और ये सिंपली R और F का प्रोडक्ट जो आता है वही हो जाता है, ये जो टाउ आया ये है मैक्सिमम। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जहां पे पाइवट किए हो,
पाइवट जहाँ क्यों, वही है आपका ऐसी के अबाउट घूमेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उससे कुछ दूर पे आप फोर्स लगा रहे हो, है ना। ये जो आर है, यही तो आर है आपका, है ना, ये यही तो आर है 80 सेंटीमीटर। तो जिस पॉइंट पे आपका पाइवटेड है वहां से आर डिस्टेंस पे जो फोर्स लग रहा है वो अगर परपेंडिकुलर है आपके आर के, है ना, आर और एफ परपेंडिकुलर है ना, आर ऐसे और फोर्स ऐसे, बिल्कुल वो किसमें दिख रहा है, पी में और क्यू में, है ना, पी में ऐसे है और क्यू में ऐसे है ना, दोनों चलेगा, 90 डिग्री होना चाहिए बस। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो अगर है तो टॉर्क मैक्सिमम है फिर उस केस में। तो पी और क्यू में बस ऐसा दिख रहा है, ये आर और एस में ना कुछ एंगल पे लग रहा है, तो ये मैक्सिमम नहीं होगा, है ना, कम होगा थोड़ा। तो यहां पे ये दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम इन पी एंड क्यू, पी और क्यू के केस में ही मैक्सिमम आएगा, क्योंकि उसमें आर और एफ परपेंडिकुलर है ना, आर इज परपेंडिकुलर टू एफ, दिख रहा है सीधा ये आर, और यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रहा है, ये लाइन ऑफ एक्शन है ना, ठीक है। और बाकी सब गलत है। पी एंड एस है अपोजिट मोमेंट, पी का मोमेंट देखो इधर है, नहीं मोमेंट अपोजिट है क्या, पी और एस इधर अपोजिट नहीं है, पी और क्यू का कह सकते हैं कि कुछ अपोजिट है, पी और एस का तो नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम इन आर, आर ये रहा, इसमें मैक्सिमम होगा क्या, नहीं, 90 डिग्री बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है आर और एफ के बीच, तो नहीं होगा, देखो 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो उसी में मैक्सिमम होगा पी और क्यू में, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया है, क्वेश्चन भी समझ में आया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।